Good morning, students. Beta, this is your NTSC section. Okay, here I am covering tissues. Okay, in our previous lecture we have covered meristematic tissues in plants. ठीक है, plants के अंदर meristematic tissue हमने पढ़ा था and this one is your second lecture. Okay, वो कॉपी के अंदर था बट इस बार मतलब आज से हम जो है इसे ब्लैक बोर्ड पे ही कंप्लीट करेंगे. ठीक है, कोशिश करना चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल से करने की, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जितना ब्रॉड एरिया कवर करेंगे वहीं आपके जो बाउंसर क्वेश्चंस आते हैं, नो डाउट पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं आता बट फिर भी जो बाउंसर क्वेश्चंस आते हैं, देखो 14 क्वेश्चंस आपके टोटल आएंगे. ठीक है, एनटीएससी के अंदर 14 क्वेश्चंस आते हैं बायो के एंड वो जो 14 क्वेश्चंस हैं वो 9th और 10th दोनों को मिलाकर आएंगे. ठीक है, जिसमें से 14 में से यू मान के चलिए आपका वेटेज जो रहता है 60% 10th का वेटेज रहता है. ठीक है, और 40% जो है आपका वेटेज रहता है 9th का. ठीक है, आगे बात समझ में. लेकिन ये सब चीजें कहने की बात है. जनरली हम जब पीछे के पेपर एनालाइज करते हैं तो बेटा यहाँ पे आपके टोटल कितने क्वेश्चंस बनते हैं. 14 में से यू मान के चलिए आपके 7 क्वेश्चंस आपके 10th में से रहते हैं और लगभग 7 क्वेश्चंस जो है आपके किस में से रहेंगे, 9th क्लास में. बट कई बार वेरिएशन हो जाती है, ऐसा भी नहीं है. कई बार 8 क्वेश्चन आपके 10th से रहेंगे. ठीक है, और जो है आपके बाकी के जो 6 क्वेश्चंस हैं वो 9th से रहेंगे. ठीक है, अब इसमें से भी देखो अगर हम वो भी डिवीजन करें कि चैप्टर वाइज अगर हम डिवीजन करेंगे किस चैप्टर को कितनी वेटेज देनी चाहिए. ठीक है, तो 10th में आपके 6 चैप्टर है, 9th में आपके 6 चैप्टर है बायो के अंदर. ठीक है ना, और वहां पे अगर हम कंसिडर करें यानी 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच चैप्टर, तो 12 क्वेश्चंस तो आपके सीधे सीधे ये कवर हो गए. बच गए 2 क्वेश्चंस. ठीक है, वो 2 क्वेश्चंस या तो जेनेटिक्स में से एक्स्ट्रा एक आ जाता है. ठीक है, या फिर आपका डाइवर्सिटी में से, मतलब इधर एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ जाएगा आपका जेनेटिक्स में से और एक क्वेश्चन आ जाता है डाइवर्सिटी में. बट फिर भी कुछ फिक्स नहीं कह सकते, ये तो हमने एक अजम्पशन की है, एक अप्रोक्सीमेशन की है. ठीक है, जो क्वेश्चंस आपके आने होते हैं वो क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि इसी चैप्टर से आएगा, ये तो मैंने जस्ट एक अजम्पशन बताई है, एक अप्रोक्सीमेशन बताई. हो सकता है वो 10th का नेक्स्ट मतलब 6 क्वेश्चन तो सीधे सीधे हर चैप्टर से एक आ रहा है. ठीक है, बट फिर भी जो बच गए 2 क्वेश्चन, अगर 7 आ रहे हैं तो 1 क्वेश्चन, और अगर 8 क्वेश्चन आपके 10th क्लास से आ रहे हैं तो 2 क्वेश्चन. वो 2 क्वेश्चन हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट जनरली चांसेस होते हैं आपका कौन से चैप्टर से, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन से, जेनेटिक्स वाले चैप्टर से, या फिर आपका जो फर्स्ट चैप्टर है ना, जो आपका फर्स्ट लाइफ प्रोसेसेस वाला चैप्टर है, मे बी वहां से भी आ जाए. ठीक है, तो 10th तो आपने करनी ही करनी है डिटेल से. ठीक है, कोशिश करेंगे कि अगस्त तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए. ठीक है, और जो चीजें 10th में डिटेल से मैं नहीं करवा पा रही क्योंकि वहां पे हमारे पास हर टाइप के बच्चे हैं, तो मैं वहां इतना ज्यादा डिटेल नहीं ले पाती जितना मुझे लेना चाहिए, और फिर हमारी क्लासेस भी कम है. ठीक है, तो 10th का जो बेसिक्स है वो आप करिए. नो डाउट पेपर बेसिक्स से आता है, बट फिर भी जो बाउंसर्स पार्ट है उसका, ठीक है ना, वो हम फिर बाद में जब हमारे स्कूल लगेंगे तब कवर कर लेंगे. ठीक है, रही बात 9th क्लास की, देखो 9th क्लास में आप पढ़ चुके हो 9th क्लास. ठीक है, तो 9th क्लास में हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे आपको शॉर्टलिस्टेड करूंगी चीजों को. यू हैव टू स्टडी फ्रॉम योर बुक. ठीक है, अपनी बुक से उस चीज को थोड़ा डिटेल से पढ़ना, क्योंकि यहाँ लैंग्वेज के फॉर्म में आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा. ठीक है, और नोट्स को कॉपी करने की कोशिश मत करना. ठीक है, नोट्स को कॉपी, और अगर आपके पास टाइम है तो ही करना, अदरवाइज आप मैक्सिमम अपनी बुक से पढ़िए. बुक के अंदर कोई चीज अलग से आपको मिल रही है यहाँ पे, वो चीज नोट करिए. ठीक है, कहीं आप लिखने में लगे रहो, क्योंकि आपको 10th का भी करना है और आपको 9th का भी करना है. तो कॉपी करने के चक्कर में मत रहो. एक बढ़िया अच्छी कोई बुक ले लो, रेजोनेंस की ले सकते हो आप. ठीक है, आकाश की भी एनटीएससी आती है, आप वो भी परचेज कर सकते हो. आप ऑनलाइन ऑर्डर करो. ठीक है, तो एनटीएससी का आपको मिल जाएगा. आकाश इंस्टीट्यूट का ले सकते हो, एलन का ले सकते हो, कोई भी एक अच्छी इंस्टीट्यूट की बुक ले लो और बस उसी को स्टडी आउट करो, उसको रिवाइज करो. लिखने में टाइम वेस्ट मत करो, और मैक्सिमम हो सके तो क्वेश्चन सॉल्व करो.
ठीक है, आगे बात समझ में। यू मान के चलो कि आपने 9th का सिलेबस अब तक बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए था, बट हमारे पास आप पहली बार आए हो, ठीक है ना। 9th में होते तो हम करवाते उस हिसाब से, पर अब कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी बहुत टाइम है, पेपर जाके नवंबर में होगा, तो तब तक हमें 10th और 9th दोनों कवर अप कर लेनी है, ठीक है। तो थोड़ा सा फास्ट चलेंगे तो मे भी शायद हमारा कवर हो जाए, ठीक है। तो देखो टिश्यू हमने पढ़ा था, टिश्यू के अंदर देखो बेटा हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कर चुके हैं, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमने क्या क्या पढ़ा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होते हैं जिनमें एबिलिटी ऑफ डिवीजन होता है, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अलग अलग टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्राइटेरिया, ठीक है, अलग अलग क्राइटेरिया के बेस पे देखा था। तो लोकेशन के बेस पे आपके सिलेबस में दे रखा है कि लोकेशन के बेस पे 3 टाइप का होता है, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम। एपिकल जो हमेशा रूट और शूट टिप पे मिलता है, ठीक है। इंटरकैलरी जो कहाँ मिलता है, नोड्स या नोड्स और इंटर नोड्स में जो मिलता है, ठीक है। और लेटरल कहाँ पे होता है, जो साइडवेज लेटरल डायरेक्शन में मिलता है, क्लियर, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की कैरेक्टरिस्टिक करनी है बहुत अच्छे से। देखो जो मैंने पढ़ाया वो थोड़ा डीपली था, ठीक है ना, और बोर्ड नहीं था तो मे भी शायद कम ही समझ में आया होगा। मुझे भी पता है कि बुक से इतना अच्छे से समझ में नहीं आता, बट उस टाइम मेरे पास टाइम नहीं था, ठीक है। कोई बात नहीं, आपको क्या कवर करना है उसमें एक तो पोजीशन के बेस पे जो आपको टिश्यू करवाए गए हैं वो अच्छे से कर लीजिए, लोकेशन के बेस पे, ठीक है, एक ये कर लीजिए, और एक जो थ्योरी आपको करवाई थी हिस्टोजन थ्योरी वो अच्छे से कर लीजिए, वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। देखो पूरा टिश्यू चैप्टर बहुत बड़ा है, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू बहुत ज्यादा लेंथी है, बट हमें लगभग 4 या 5 क्लासेस में उसको कवर अप करना है, ठीक है। तो मेरे लिए भी बहुत मुश्किल रहेगा, थोड़ा सा लेक्चर लंबा भी हो सकता है, ठीक है। तो आपने करना क्या है कि जो जो इंपॉर्टेंट चीजें बताई जा रही हैं वो कवर करिए, ठीक है। और अगर टाइम है तो आप डिटेल से भी जा सकते हैं, ठीक है, बट मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करिए और अपनी बुक से पढ़िए, क्लियर। तो हम बात कर रहे थे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो चीजें वहां छूट गई थी, देखो एक तो क्या है कि क्वेश्चन आता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर ये जो डिवीजन की एबिलिटी है ये क्यों है, ऐसा क्या डिफरेंस है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमेशा डिवाइड कर सकते हैं और परमानेंट नहीं करते। ऐसा इसलिए क्योंकि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है टोटीपोटेंसी, ठीक है, प्रॉपर्टी होती है टोटीपोटेंसी, ठीक है ना। टोटीपोटेंसी का मतलब एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन या एबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन भी आप कह सकते हो। हालांकि रीजनरेशन एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, ये तो हम एनिमल के केस में कह सकते हैं, बट प्लांट के केस में आप एबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन कह सकते हो। तो आप के लिए क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या शो करते हैं, टोटीपोटेंसी। वो मेरिस्टेमेटिक किसकी वजह से होते हैं, टोटीपोटेंसी की वजह से, ठीक है। दैट्स व्हाई दे हैव एबिलिटी ऑफ डिवीजन, ठीक है। इसके अलावा देखो एक क्वेश्चन बनता है क्या कि हर्बीवोरस जो है, हर्बीवोरस ग्रेजिंग कर रहे हैं, ठीक है, स्पेशली अगर हम बात करें ग्रासेस की, ठीक है, या शर्ब्स की, हर्ब्स की बात करें, तो वो वापस से कैसे रीग्रो कर जाते हैं, ठीक है। उसमें कौन सा मेरिस्टम इन्वॉल्व होता है, क्योंकि एपिकल मेरिस्टम तो वो खा गए। अब एपिकल मेरिस्टम खा गए तो फिर तो ग्रोथ ऊपर होगी ही नहीं, क्योंकि देखो आपने पढ़ा है कि जो एपिकल मेरिस्टम है वो जो है प्लांट की हाइट इंक्रीज करने में हेल्प करता है, मतलब प्लांट की हाइट एपिकल मेरिस्टम से इंक्रीज हो रही है। लेकिन अगर हर्बीवोरस ने ग्रेजिंग कर ली, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसका एपिकल रीजन तो वो खा गए, अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो वो खा गए, अब वो ग्रोथ कैसे करेंगे। तो वहां पे उनकी जो ग्रोथ होती है किसकी वजह से होती है, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से, ठीक है। देखो हर्बीवोरस ग्रेज वेजिटेशन, स्पेशली ग्रासेस की अगर हम बात करें या हर्ब्स की बात करें, स्टिल दे ग्रो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्लियर, ठीक है। आगे बात समझ में। अब एक और पार्ट ये आपको कवर करना है, देखो मेरिस्टम से रिलेटेड या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से रिलेटेड होता क्या है। देखो मान लो पूरा का पूरा प्लांट आपका वायरस इन्फेक्टेड है, ठीक है, और हमने क्या करना है, टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर बेटा मे भी आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा। टिश्यू कल्चर एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम प्लांट का छोटा सा हिस्सा लेके, कोई छोटा सा टिश्यू लेके लैब में ग्रो करवाते हैं, ठीक है, और ग्रो करवाएंगे तो उससे हम छोटे छोटे प्लांटलेट्स लगा सकते हैं, और अल्टीमेटली उन प्लांटलेट्स को जब हम नर्सरी के अंदर या किसी भी ग्राउंड में जो है लगाएंगे, ठीक है ना, तो वो एक प्लांट के अंदर ग्रो हो जाते हैं,
आगे बात समझ में, कहने का मतलब प्लांट के छोटे से टिश्यू को कल्चर करके, ठीक है, और बहुत सारे नए प्लांट्स को ग्रो कर लेना, टिश्यू कल्चर कहलाता है। ठीक है, अब देखो मान लो कि हमारा पूरा का पूरा प्लांट क्या है, वायरस इन्फेक्टेड है, उसमें पूरे में वायरस का इन्फेक्शन है, क्लियर। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको एक ऐसा प्लांट चाहिए जो वायरस फ्री हो, ठीक है। तो अब प्लांट का कौन सा हिस्सा आप लोगे, ठीक है, तो हम क्या लेंगे, मेरिस्टम लेंगे, ठीक है, स्पेसिफिकली एपिकल मेरिस्टम, क्योंकि देखो एल्दो द होल प्लांट इज इन्फेक्टेड थ्रू वायरस, नो डाउट पूरा का पूरा प्लांट वायरस से इन्फेक्टेड, लेकिन मेरिस्टम एक ऐसी जगह है जहां पे वायरस इन्फेक्शन होगा नहीं। होगा क्यों नहीं, क्योंकि वायरस को इन्फेक्ट करने के लिए, वायरस जब किसी भी सेल को इन्फेक्ट करता है इट नीड टाइम, ठीक है, देयर शुड बी प्रेजेंस, मतलब वहां पे क्या होना चाहिए, उसके लिए वो टाइम चाहिए उसको। और इतने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बहुत ही फास्ट डिवीजन करते हैं, ठीक है। मान लो कोई सेल है, डिवाइड किया, जो पीछे बच गया वो क्या हो गया, आपका परमानेंट में चेंज हो गया, और जो डिवाइड कर रहा है वो मेरिस्टेमेटिक है। फटाफट अब जो डिवाइड कर रहा था वो डिवाइड हुआ, नए सेल बने, वो मेरिस्टेमेटिक है, बाकी पीछे जो ओल्ड हो गए वो परमानेंट, ठीक है। तो फटाफट फटाफट जस्ट डिवीजन चलता रहता है, इतना फास्ट इन्वेजन वायरस मेरिस्टम में नहीं कर पाते। तो आपसे कोई पूछ ले कि आपको पूरे प्लांट आपका इन्फेक्टेड है, स्टिल यू हैव टू एक्सट्रैक्ट आउट वायरस फ्री पार्ट ऑफ दैट प्लांट, देन यू विल एक्सट्रैक्ट दैट टिश्यू फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। वो भी कौन सा, जनरली हम एपिकल मेरिस्टम की बात करते हैं। तो देखो, इफ होल प्लांट इज वायरस इन्फेक्टेड, ठीक है, स्टिल वी कैन एक्सट्रैक्ट आउट वायरस फ्री टिश्यूज, ठीक है, फॉर टिश्यू कल्चर, ठीक है, फ्रॉम मेरिस्टम, ठीक है ना, मेरिस्टम से हमें निकालना है, क्लियर। अब देखो ये तो बात ही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, अब बात करते हैं परमानेंट टिश्यू। क्या होते हैं परमानेंट टिश्यू, देखो दोज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विच लॉस्ट देयर एबिलिटी ऑफ डिवीजन, जो अपने डिवीजन की एबिलिटी खो दे, ठीक है, एंड बिकम परमानेंट टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, जो सेल डिवीजन वाली प्रॉपर्टी को खो के और एक स्पेसिफिक कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर दे, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम, परमानेंट टिश्यू कहेंगे। दोज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विच लॉस्ट एबिलिटी ऑफ डिवीजन एंड बिकम परमानेंट टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस, ठीक है। अब देखो परमानेंट टिश्यू हमने 3 टाइप के करने हैं। पहला होता है सिंपल परमानेंट, मेन तो 2 ही टाइप होती है, तीसरी बाद में डिस्कस करेंगे, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। क्या डिफरेंस है दोनों में, देखो नो डाउट ये अपना अपना एक रेस्पेक्टिव फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या है, यहाँ पे सिंपल क्यों कहा और इसको कॉम्प्लेक्स क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका टिश्यू है, टिश्यू इज ग्रुप ऑफ सेल, है ना, तो यहाँ पे जो सारे के सारे सेल्स होते हैं वो दिखने में एक जैसे होते हैं। सिंपल परमानेंट में जितने भी टिश्यूज होते हैं सारे के सारे दिखने में एक जैसे होते हैं, ठीक है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट होते हैं, यहाँ जो आपका ग्रुप ऑफ सेल्स है उसमें सेल अलग अलग होंगे, नो डाउट मिलकर एक ही काम हो सकता है, एक सेल ऐसा हो लंबा हो, एक सेल ऐसा हो, ठीक है, और बाकी के सेल ऐसे हो, ठीक है, हो सकता है एक सेल ऐसा भी हो। तो सभी की क्या है, सभी की शेप और साइज अलग अलग है, ठीक है ये टिश्यू ही, ग्रुप ऑफ सेल ही है जो ये मिलकर एक काम कर रहा है, टुगेदर परफॉर्म अ फंक्शन, ओरिजिन भी सेम है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे जो इनकी शेप और साइज है वो डिसिमिलर होती है एक ग्रुप में डिफरेंट सेल्स की, ठीक है। यहाँ पे जितने भी सेल्स होते हैं वो सारे के सारे दिखने में एक जैसे होते हैं। तो सिंपल परमानेंट में आपने 3 टिश्यू पढ़ने हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, क्लियर। और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में आपको 2 पढ़ने हैं, एक तो पढ़ना है जाइलम और एक पढ़ना है फ्लोएम, ठीक है। आगे बात समझ में, एक बार मैं रिपीट करती हूँ, आई थिंक आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा थोड़ा सा, ठीक है। देखो क्या कहा मैंने कि सिंपल परमानेंट जो है, सिंपल परमानेंट में हमें 3 पढ़ने हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स में हमें पढ़ना है जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम बेसिकली आपने पढ़ा है फॉर वाटर एंड मिनरल कंडक्शन होता है, ठीक है, और फ्लोएम क्या है, फॉर फूड कंडक्शन। दोनों को मिलाकर हम क्या कह सकते हैं, दोनों क्या है वेस्कुलर टिश्यूज। क्या है आपके वेस्कुलर टिश्यूज,
आ गई बात समझ में? ठीक है, वेस्कुलर टिश्यूज है ये, क्लियर। अब प्रोटेक्टिव टिश्यू की हम बात करते हैं। तो प्रोटेक्टिव टिश्यू में देखो बेटा होता क्या है ये भी परमानेंट टिश्यू ही, प्रोटेक्टिव टिश्यू और ऑल्सो अ टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू, बट हम इसको इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, जनरली ये सिंपल परमानेंट के अंदर ही आते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि इनका रोल प्रोटेक्शन में है, तो अलग से हम इसको डिस्कस करते हैं। है ये सिंपल परमानेंट की टाइप ही। एपिडर्मल टिश्यूज जो बिल्कुल अपर मोस्ट सरफेस पे मिलेंगे, और एक होता है कैम्बियम। कैम्बियम को हम डिस्कस करेंगे। आपने पीछे में जो एग्जांपल आपको बता दी थी, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, वो सारी चीजें हम कैम्बियम में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, कॉर्क को हम डिस्कस करेंगे, हम कैम्बियम को भी डिस्कस करेंगे। आगे बात समझ में? आज के लेक्चर में इतना पॉसिबल नहीं है कि मैं ये सारा एक साथ करवा दूं। ठीक है ना, आज के लेक्चर में इतना पॉसिबल नहीं है कि ये सारा एक साथ करवा दूं। मैं जो डिस्कस करने वाली हूँ आज सिर्फ सिंपल परमानेंट करेंगे। बेटा आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो है 2 क्लासेस में आपका टिश्यू कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, बट मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं मेरे हिसाब से करवाऊंगी। ठीक है ना, तो सिंपल परमानेंट की बात करते हैं बेटा। सिंपल परमानेंट में सबसे पहले बात करते हैं पैरेन्काइमा की। देखो पैरेन्काइमा की जहां तक बात है, ठीक है, सबसे पहले तो आपको इसकी जनरल नेम याद करनी है। ठीक है ना, पैरेन्काइमा की जहां तक बात है तो इसके जनरल नेम आपको याद करने हैं। देखो सबसे पहले बनने वाले टिश्यू जो थे वो कौन से थे? पैरेन्काइमा ही होते हैं। तो प्रिमिटिव टाइप ऑफ टिश्यू। ठीक है, आपसे ऑप्शन में ऐसा नहीं मिलेगा, आपसे दे दिया जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिमिटिव टाइप ऑफ टिश्यू। ठीक है, तो आंसर विल बी पैरेन्काइमा। ठीक है, फर्स्ट इवॉल्व्ड टिश्यू, सबसे पहले बनने वाले टिश्यू। ठीक है, इसके अलावा फंडामेंटल टिश्यू भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, यू कैन ऑल्सो कॉल देम प्रिकर्सर ऑफ ऑल टिश्यू। इन्हीं से आगे चल के इनमें जो है फर्दर चेंजेस हुए, जिससे अलग अलग टाइप के फर्दर टिश्यूज बनते हैं। जैसे आपके स्क्लेरेन्काइमा है, कॉलेन्काइमा है, वो इन्हीं में चेंजेस से बने। ठीक है ना, तो बेसिकली ये मेन टिश्यू थे जो सबसे पहले बने थे। बाद में इन्हीं में थोड़े थोड़े चेंज होते गए और अलग अलग टाइप के टिश्यू बनते। तो प्रिकर्सर ऑफ ऑल अदर टिश्यूज। और यूनिवर्सल टिश्यू बोलेंगे ऐसा कोई भी पर्टिकुलर प्लांट नहीं है जिसमें पैरेन्काइमा ना हो। ठीक है, तो हर पार्ट में, हर प्लांट में क्या मिलेगा आपको? पैरेन्काइमा मिलता है। ठीक है, जहां तक बात है शेप की, तो शेप कैसा होगा? आइसोडायमेट्रिक, मतलब सेल का लगभग जो है सभी सेल्स जो है एक ही डायमीटर जैसी होगी। ठीक है, उनका मतलब शेप और साइज लगभग सेम ही मिलेगा आपको। दे मे बी ओवल, दे मे बी राउंड, दे मे बी पॉलीगोनल, स्फेरिकल, और दे मे ऑल्सो बी एलोंगेटेड, लंबी भी हो सकती है। ठीक है, बट वो कुछ केसेस में नहीं होती। नाउ द इम्पॉर्टेंट चीज दैट यू हैव टू लर्न इज, क्योंकि देखो आगे चल के जब स्क्लेरेन्काइमा और कॉलेन्काइमा पढ़ेंगे, बेसिक डिफरेंस आपका आएगा सेल वॉल को लेकर, जिसकी वजह से इनके फंक्शन बदल जाते हैं। ठीक है ना, तो सेल वॉल इसकी सेलुलोज और पैक्टिन से बनी हुई होती है, इसीलिए पैक्टोसेलुलोज बोल देते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो ध्यान रखना कोई डिपोजिशन नहीं है यहाँ पे। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज है, देखो बेटा बहुत ही ज्यादा थिन वॉल क्या होती है इसकी सेल वॉल। ठीक है, बहुत ही पतली होती है, जिसकी वजह से ये टिश्यू कैसे होते हैं? जनरली सॉफ्ट टिश्यू होते हैं। तो प्लांट के वो हिस्से जो सॉफ्ट हैं, ठीक है, जो सॉफ्ट है, जनरली कैविटी फिल करते हैं। ठीक है ना, तो उनको वो क्या है? पैरेन्काइमा। आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि इनमें से किसमें पैरेन्काइमा मिलेगा। ठीक है ना, तो आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अच्छा, इंटरसेलुलर स्पेसेस हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। जैसे बात करें हम एपिडर्मिस की, एपिडर्मिस जो आगे हम पढ़ेंगे, इट इज अ टाइप ऑफ पैरेन्काइमा सेल। ठीक है, बट स्टिल वहाँ पे क्या है? पैरेन्काइमा सेल के अंदर वहाँ पे कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। ठीक है, तो इंटरसेलुलर स्पेस हो भी सकता है और नहीं भी हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो है हो ही। फंक्शन की जहां तक बात है तो आपने SSS याद रखना। SSS का मतलब स्टोरेज, सिक्रीशन एंड फोटोसिंथेसिस का S। ठीक है, मतलब बेसिकली स्टोरेज में रोल प्ले करते हैं। ठीक है, ये कुछ चीज सिक्रीट करने में हेल्प करते हैं। प्लस फोटोसिंथेसिस जो है बेसिकली पैरेन्काइमल सेल के अंदर होता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे किस टाइप के पैरेन्काइमा सेल होता है। ठीक है, अब देखो ये जो स्टोरेज का फंक्शन है वो किस लिए होता है? क्योंकि इनमें क्या मिलता है? हमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल मिलता है। आगे बात समझ में आओ, मेरिस्टेमेटिक में हमने पढ़ा था कि वैक्यूल्स क्या पे जनरली एब्सेंट होते हैं या स्मॉल साइज के। ठीक,
अब देखो लोकेशन की जहां तक बात है तो सभी पार्ट्स ऑफ प्लांट में मिलते हैं। अब जो क्वेश्चन पूछे गए आज अभी तक जो क्वेश्चंस पूछे गए उसमें क्वेश्चंस ने देखो जैसे आपसे डायरेक्ट पूछ लिया पल्प ऑफ फ्रूट। पल्प ऑफ फ्रूट का मतलब किसी भी फ्रूट का जो गुद्दा होता है, गुद्दा समझते हो ना, ठीक है, पल्प बोलते हैं उसको, जो मोस्टली हम खाते हैं, ठीक है। तो वो किससे बना हुआ होता है, वो पैरेन्काइमा टिश्यू से बना हुआ होता है, ठीक है। तो पल्प ऑफ फ्रूट इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ पैरेन्काइमा, ठीक है। इन एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म क्या होता है बेटा, जैसे सीड के अंदर आपने पढ़ा तो कहाँ होगा, 9th क्लास में था, वैसे डाइवर्सिटी में थोड़ा बहुत, आगे आप 10th में पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर, ठीक है ना। वहां पे आपको पता चलेगा कि एक स्ट्रक्चर बनता है, एक ट्रिपल जो है प्लॉइडी का स्ट्रक्चर बनता है, 3n स्ट्रक्चर बनता है, जो प्लांट की एम्ब्रियोनिक स्टेज में ग्रो करने में हेल्प करता है, उसे नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। तो अभी के लिए फिलहाल बस आप वर्ड याद कर लीजिए, जब रिप्रोडक्शन वाला डिटेल से पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो एंडोस्पर्म में भी पैरेन्काइमा एबंडेंट अमाउंट होता है क्योंकि उसकी स्टोरिंग एबिलिटी होती है, ठीक है। इसके अलावा जो है इम्पॉर्टेंट क्या है कि पैरेन्काइमा सेल की पास किसकी एबिलिटी होती है, डी डिफरेंशिएशन की एबिलिटी होती है। ये डी डिफरेंशिएशन क्या है, देखो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर फंक्शन को अटेन कर लेना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफरेंशिएट हो गई, स्पेसिफाई हो गई, ताकि वो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर सके, ठीक है। लेकिन क्या है, डिफरेंशिएशन के बाद अगर वो वापस से क्या कर रहे हैं, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी अटेन कर रहे हैं, तो अब वो क्या कहना है, डी डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन से रिवर्स चला गया, ठीक है ना। तो डी डिफरेंशिएशन यानी कि एक बार स्पेशलाइज होने के बाद, मतलब पेरेंट देखो मेरिस्टेमेटिक से बने पैरेन्काइमा, ठीक है, अब वापस से क्या बन गए, दोबारा से मेरिस्टेमेटिक बन गए। तो आपने डिवीजन के बेस पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मैंने पढ़ाए थे आपको इससे प्रीवियस क्लास में, क्या कि एक तो क्या होते हैं, प्रोमेरिस्टम होता है ना। प्रोमेरिस्टम से क्या बनते हैं, प्राइमरी मेरिस्टम बनते हैं, प्राइमरी मेरिस्टम से प्राइमरी परमानेंट बनते हैं। तो ये पैरेन्काइमा आपकी प्राइमरी परमानेंट है। अब प्राइमरी परमानेंट से क्या बनेगा, सेकेंडरी मेरिस्टम बनेगा, और सेकेंडरी मेरिस्टम से क्या बनेगा, सेकेंडरी परमानेंट। तो देखो ये प्राइमरी मेरिस्टम का पार्ट है और ये क्या बनाएगा, सेकेंडरी मेरिस्टम। जैसे कैम्बियम की फॉर्मेशन होना, पैरेन्काइमा सेल ही बनाएंगे कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, वो पैरेन्काइमा सेल ही डी डिफरेंशिएशन शो करते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो जहां तक मॉडिफिकेशन की बात है, यहाँ से जनरली क्वेश्चन आता है, आपके लेवल पे जनरली क्वेश्चन आता है यहाँ से, तो इसको अच्छे से कर लेना। एक तो होते हैं प्रोसेन्काइमा, देखो ये पैरेन्काइमा के टाइप्स लगा लो या मॉडिफिकेशन लगा लो, मतलब पैरेन्काइमा एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, मतलब एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड फंक्शन वो परफॉर्म कर रही है, ठीक है। तो जैसे प्रोसेन्काइमा है, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये पैरेन्काइमा सेल ही होते हैं, प्रोसेन्काइमा ऑल्सो पैरेन्काइमा, लेकिन इनकी जो शेप होती है वो इलोंगेटेड हो जाती है। लंबे लंबे पैरेन्काइमा, टेपरिंग एंड जिनकी होती है वो क्या कहलाएंगे, प्रोसेन्काइमा। पैरेन्काइमा के अंदर क्या होता है, ऐसे पैरेन्काइमा जिसमें लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे अब अगर स्पेस प्रेजेंट होता, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, ब्यूएंसी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और ब्यूएंसी की जरूरत किनको पड़ेगी, हाइड्रोफाइट्स को। तो हाइड्रोफाइट्स के अंदर जो ब्यूएंसी है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ पैरेन्काइमा, ठीक है। आगे बात समझ में, क्लोरेन्काइमा, ऐसे पैरेन्काइमा जिसमें क्या भरा हो, क्लोरोफिल भरा। देखो क्लोरो वर्ड याद रखना, ठीक है। और बेसिकली इनका रोल क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में। जैसे मैंने आपको 10th क्लास में अभी करवाया था कुछ दिन पहले कि जो लीफ का जो डाइसेक्शन हमने किया, मतलब लीफ का ट्रांसफर सेक्शन जब हमने देखा था, तो उसमें हमने 2 टाइप के जो है पैरेन्काइमा पढ़े थे कि नहीं। एक तो पैलिसेड पैरेन्काइमा पढ़े थे और एक स्पॉन्जी पैरेन्काइमा पढ़े थे। तो वो मेसोफिल ऑफ सेल किससे बना हुआ है, तो इसी से तो बना हुआ है, ठीक है ना। तो मेसोफिल ऑफ लीव्स जो है, सॉरी मेसोफिल ऑफ सेल नहीं, मेसोफिल ऑफ लीव्स बेसिकली किससे बने हुए हैं, आपके क्लोरेन्काइमा से बने हुए हैं, ठीक है। और क्लोरेन्काइमा इज अ टाइप ऑफ पैरेन्काइमा, ठीक है। एपिडर्मिस, हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे एपिडर्मिस को। एपिडर्मिस क्या है, पैरेन्काइमा की ही टाइप्स होती है, ठीक है। इसके अलावा एपिब्लेमा, एपिब्लेमा क्या होता है, रूट की, ठीक है, रूट की जो एपिडर्मल सेल्स होती है ना, एपिडर्मिस होती है, उसको एपिब्लेमा लेयर बोलते हैं। और रूट हेयर एपिब्लेमा सेल्स ही होते हैं, ठीक है। आगे मैं डिस्कस करूंगी इसको। नेक्स्ट जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है, हम कल परसों की लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे 10th क्लास के में
कि जाइलम पैरेन्काइमा होता है, ये वाटर ट्रांसपोर्ट करवाता है। फ्लोएम पैरेन्काइमा साइडवेज फूड ट्रांसपोर्ट करवाता है। इडियोब्लास्ट क्या होता है, पैरेन्काइमा सेल्स ही होता है जो बेसिकली क्या करते हैं, फूड को नॉन लिविंग सब्सटेंस रेसिन्स हो गए, टेनिन्स हो गए, इनको स्टोर करते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखनी है सारी चीजें अच्छे से। नेक्स्ट बेटा कॉलेनकाइमा। ठीक है, कॉलेनकाइमा में देखो नाम में ही थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है, वहां से पैरेन्काइमा से और कॉलेनकाइमा में क्या डिफरेंस आ जाता है देखते हैं। देखो सबसे पहले प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के टाइप है। ठीक है, पैरेन्काइमा वाज आल्सो प्राइमरी परमानेंट, हमने अभी किया था। ठीक है, मोनोकोट्स या रूट्स के अंदर ये एब्सेंट है। ठीक है ना, मोनोकोट्स क्या होते हैं ये आप पढ़ चुके हो 9th क्लास में, लेकिन आगे डाइवर्सिटी में हम करेंगे जिसमें एक ही कॉटिलेडन होता है। ठीक है ना, और रूट्स के अंदर भी एब्सेंट होता है। नेक्स्ट देखो नॉन लिग्निफाइड होता है, यानी कि लिग्निन की जो डिपोजिशन है वो एब्सेंट होती है। ठीक है, जब हम सेल वाला चैप्टर और डिटेल से करेंगे तो हम वहाँ पे बताएंगे। वैसे मैंने आपको 9th क्लास के अंदर बताया था। ठीक है, कि लिग्निन जो है, ठीक है, वो बेसिकली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है किसी भी पर्टिकुलर प्लांट पार्ट को। ठीक है ना, इंटरनल सपोर्टिंग मैकेनिकल स्ट्रेंथ जिसको आप कह सकते हैं। आगे बात समझ में। इसके अलावा इसकी और भी प्रॉपर्टीज होती है, जैसे इम्परमेबिलिटी शो करता है। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें लिग्निफिकेशन नहीं होगा, कोई लिग्निन नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ प्लास्टिसिटी होती है इस टिश्यू के अंदर, एक्सटेंसिबल होता है, हैज कैपेसिटी टू एक्सपेंड एंड गिव टेंसाइल स्ट्रेंथ टू द ऑर्गन। मतलब देखो क्या है कि इसमें डिपोजिशन तो है, लेकिन डिपोजिशन किसकी है, पैक्टिन की डिपोजिशन हेमीसेलुलोज और पैक्टिन की डिपोजिशन होती है। ठीक है, पैरेन्काइमा में पैक्टिन था लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में होता है, यहाँ पैक्टिन जो है थोड़ा ज्यादा अमाउंट में होता है। तो देखो ऐसा पर्टिकुलर प्लांट पार्ट जिसको क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए और स्ट्रेंथ भी चाहिए, वहां भी क्या मिलेगा आपको, कॉलेनकाइमा मिलेगा। जैसे देखो लीव्स जब हिलती है जोर जोर से, ऑब्वियसली लीव्स नहीं हिलेंगी तो कोई रोल नहीं रहेगा उनका, लीव्स हिलेंगे नहीं या फिर जो भी उनकी मूवमेंट अगर नहीं होगी, ठीक है ना, तो वो कहीं ना कहीं क्या है, प्लांट के लिए पॉसिबल नहीं होगा सर्वाइव करना। तो देखो जहाँ प्लांट के लिए मतलब प्लांट का ऐसा पार्ट जो क्या करे, जो है जिसको फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है। ठीक है, देखो क्या कहा मैंने, मान लो अगर प्लांट की ब्रांचेस फ्लेक्सिबल नहीं है और विंड आ रही है, विंड आई बहुत ही हाई स्पीड से और वो फ्लेक्सिबल नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, प्लांट तो गिर जाएगा, है ना। तो सर्वाइवल के लिए भी कह सकते हैं एक तरीके से। तो ऐसा प्लांट पार्ट जिसमें क्या होता है, बेसिकली आपको मतलब प्लांट पार्ट को क्या चाहिए, स्ट्रेंथ भी चाहिए प्लस फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए। ठीक है ना, बीच का हिस्सा जिसको आप कह सकते हो, ना ही ज्यादा सॉफ्ट ना ही ज्यादा हार्ड। ठीक है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो उन हिस्सों में क्या मिलता है, कॉलेनकाइमा। तो देखो इसके अंदर क्या है बेसिकली, क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है कि ये टिश्यूज जो है बेसिकली एक्सटेंसिबिलिटी रखते हैं, एक्सपेंशन शो करते हैं, प्लास्टिसिबल होते हैं। ठीक है ना, और आगे बात समझ में। और यहाँ पे क्या होता है, अनइवन थिकनिंग वॉल्स होती है, थिकन वॉल्स होती है। मतलब कि जो देखो आप जो पैरेन्काइमा होता है वो नॉर्मल कुछ इस टाइप के सेल्स होते हैं जिसमें कोई थिकनिंग नहीं होती। अब यहाँ क्या होता है, कहीं कहीं कॉर्नर्स पे आपको क्या मिलेगी, ऐसे थिकनिंग मिलेगी, कहीं कहीं पे कॉर्नर्स पे पैक्टिन की क्या मिलेगी, पैक्टिन और हेमीसेलुलोज की थिकनिंग मिलेगी, जिसकी वजह से ये पैरेन्काइमा के कंपैरिजन में थोड़े से हार्ड हो गए, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई। लेकिन ये थिकनिंग कंप्लीट नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। ठीक है, और जनरली जो थिकनिंग होती है वो कॉर्नर्स पे होती है, इसीलिए कॉलेनकाइमा नाम रखा है। ठीक है ना, कॉर्नर्स से आया है, कॉर्नर्स पे जिसमें थिकनिंग। ठीक है, सी फॉर कॉलेनकाइमा और सी फॉर कॉर्नर। सेल वॉल अभी मैंने बताया सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन से बनी हुई होती है। इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ एब्सेंट होगी, है, मैंने डायग्राम थोड़ा सा गलत बना दिया, इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पे बिल्कुल ही एब्सेंट होगी। ठीक है, इसके अलावा लोकेशन की जहाँ तक ये डायग्राम कुछ इस तरीके से आएंगे, ऐसे ये आपका सेल हो गया, ये डिपोजिशन ऐसे। ठीक है, ये डिपोजिशन, फिर उसके बाद ये इस तरीके से ये सेल हो गया, ये तो आपका सेल हो गया, और ये कॉर्नर्स पे डिपोजिशन पे ऐसे। ठीक है, कुछ इस टाइप से सेल।
अब देखो लोकेशन हाइपोडर्मिस ऑफ स्टेम, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे जो लेयर आती है ना उसको हाइपोडर्मिस बोलते हैं, ठीक है। तो एपिडर्मिस जो स्टेम की जो एपिडर्मिस होती है वो जनरली किससे बनी हुई होती है, कॉलनकाइमा से, बट जरूरी नहीं है सभी में हो, किसी में अलग टाइप की भी होती है, ठीक है। अब देखो पेटी, यहाँ से क्वेश्चन आता है पेटियोल ऑफ लीफ, क्या होता है पेटियोल ऑफ लीफ, ये कोई मेन ब्रांच है और इस ब्रांच से कोई लीफ ऐसे जुड़ी हुई है, तो ये जो स्टॉक है ना जिससे पर्टिकुलर लीफ जुड़ी हुई होती है इसको बोलते हैं पेटियोल। तो ऑब्वियसली मैंने अभी बताया था कि लीफ की मूवमेंट होनी जरूरी है तो पेटियोल का फ्लेक्सिबल होना जरूरी है। तो पेटियोल ऑफ लीफ क्या होता है, कौन सा टिश्यू, बेसिकली इसमें अबंडेंट अमाउंट में मिलेगा आपको कॉलनकाइमा मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा लीफ लैमिना मार्जिन्स, लीफ लैमिना मार्जिन्स यानी कि देखो ये लीफ हो गई, ठीक है, और इसकी जो मार्जिन है, ये लीफ का सरफेस लीफ लैमिना कहलाता है, इसकी जो मार्जिन्स होती है ना ये, ठीक है, लीफ का जो सरफेस एरिया है, मान लो ये पेटियोल हो गया, ये लीफ हो गई, और लीफ पे ये पूरा सरफेस एरिया लीफ लैमिना कहलाएगा, और ये इसकी मार्जिन कहलाएगा। तो ऑब्वियसली जब लीफ हिलती है तो क्या होता है, मार्जिन्स क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है ना, ठीक है। तो रप्चर होंगी तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है, लीफ लैमिना की जो मार्जिन्स होती है वहां पे बेसिकली कौन से टिश्यू मिलेंगे आपको, कॉलनकाइमा मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा पेडिसेल ऑफ फ्लावर, पेडिसेल ऑफ फ्लावर क्या होता है, स्टॉक ऑफ फ्लावर, ठीक है ना, आगे बात समझ में। अच्छा, जहां तक बात है फंक्शन की, तो रेजिस्ट बेंडिंग और एंड पुलिंग एक्शन ऑफ विंड, ठीक है, मतलब जो बेसिकली क्या है, विंड की वजह से जो पुलिंग एक्शन हो रहा है या जो बेंडिंग एक्शन हो रहा है उसको रोकने में हेल्प करता है क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा यहाँ पे प्लास्टिसिटी भी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी, तो ग्रोइंग टिश्यूज को ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा है, सपोर्ट भी, मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है, तो ठीक है ना, इलास्टिसिटी भी प्रोवाइड कर रहा है। आगे बात समझ में, ठीक है। इसके अलावा प्रिवेंट टीयरिंग ऑफ लीव्स, ठीक है, लीव्स की टीयरिंग को प्रिवेंट करता है, ठीक है ना, अभी हमने पढ़ा था क्यों प्रिवेंट करता है। आगे बात समझ में। अब जहाँ तक बात है थिकनिंग पैटर्न, देखो यहाँ से आने के चांसेस बहुत रेयर हैं, जो मैंने रेड कलर से लिखा है इसमें से बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि आए, बट फिर भी आपको इस लेवल पे रेडी करना है क्योंकि बेटा ऐसा नहीं है आपने सिर्फ एक NTSC ही पे देना है। अगर आप मेडिकल में इंटरेस्टेड हो तो आगे चल के आप मेडिकल क्या, वैसे भी अगर आप इंटरेस्टेड हो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे तो थोड़ा सा लेवल आपको अपना बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सिर्फ एक NTSC एग्जाम नहीं है, आपको बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फाइट आउट करने हैं आफ्टर योर 9th क्लास, आफ्टर योर 10th क्लास, ठीक है। तो ये सोच के चलिए, एक बार आप सिर्फ NTSC के लिए थोड़ी प्रिपेयर कर रहे हो, आप तो हर टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है ना। तो देखो आप ऑन द बेसिस ऑफ थिकनिंग पैटर्न, थिकनिंग पैटर्न के बेस पे, ठीक है, मतलब थिकनिंग कहाँ कहाँ होती है, तो 3 टाइप के होते हैं, ठीक है, जैसे एनुलर, लैमिनेट, लैक्यूनेट, ठीक है। आप बिलीव नहीं करोगे, ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ना, ये वाला जिस स्कूल में मैं पहले पढ़ाती थी उस स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम में इस यहाँ से क्वेश्चन थे। तो सोच के चलिए कि आप अगर कहीं पे भी जाते हो, कोई एंट्रेंस एग्जाम भी दे रहे हो, इस टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है। नॉर्मल वो थोड़ी देंगे, उनको ऐसा थोड़ी ना करना है कि सभी आ जाएंगे, वो तो बिल्कुल क्रीम बच्चे लेते हैं। ऐसे ही आगे चल के जब आप किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाएंगे तो ऑब्वियसली आपके अंदर वो क्रीम लेवल होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये मत सोचना कि ये सिलेबस में नहीं है। तो देखो ऑन द बेसिस ऑफ थिकनिंग पैटर्न, ये जो थिकनिंग का पैटर्न है, ठीक है ना, इसके बेस पे 3 टाइप के कॉलनकाइमा है हमारे पास, एंगुलर, लैमिनेट, लैक्यूनेट। आगे बात समझ में, एंगुलर, लैमिनेट और लैक्यूनेट, ठीक है। तो एंगुलर में क्या होता है बेसिकली, जैसे एंगल्स के ऊपर, जैसे हमने ये अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ये आपका टिश्यू है, सॉरी ये तो हो गया आपका सेल, अंदर वाला तो क्या हो गया सेल, और थिकनिंग कहाँ हो रही है, ऐसे एंगल्स पे, ठीक है ना, बेसिकली एंगल्स पे होते हैं, कॉर्नर्स पे। आगे बात समझ में, ठीक है। तो एंगुलर या यू कह सकते हो आप एंगल्स पे जब थिकनिंग होती है तो मोस्ट कॉमन टाइप में यही हमें देखने को मिलता है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो कुछ कॉमन एग्जाम्पल है जहाँ से जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टेम ऑफ मैरीगोल्ड, ठीक है, स्टेम ऑफ टमाटो, स्टेम ऑफ धतूरा, इन सब के अंदर, ठीक है ना, ये बेसिकली एंगुलर निकलेगा। लैमिनेट में क्या होता है, लैमिनेट में क्या होता है, लैमिनेट में बेसिकली क्या होता है, टेंजेंशियल वॉल पे थिकनिंग होती है। ये आपका सेल है, सेल में
जहां जहां टेंजेंशियल वॉल है ऐसे कर कहीं पे, ठीक है ना, टेंजेंशियल वॉल पे क्या होती है, थिकनिंग होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लैमिनेट टाइप कहते हैं। एग्जांपल के लिए आप स्टेम ऑफ सनफ्लावर याद कर सकते हो, ठीक है। लैक्यूनेट की जहां तक बात, लैक्यूना का मतलब होता है कैविटी, ठीक है। तो जहां पे बेसिकली थिकनिंग क्या है, इंटरसेलुलर स्पेसेस के कॉर्नर्स पे मिली, जैसे मान लो हमने कहा इंटरसेलुलर स्पेसेस यहाँ एब्सेंट होते हैं, बट कुछ केस में प्रेजेंट भी होता है। ये पर्टिकुलर क्या हो गए आपके इस तरीके से कोलेनकाइमा सेल, और यहाँ जो थिकनिंग है वो कहाँ पे है, ये जो कैविटी है ना, इस कैविटी के चारों तरफ, सेल के चारों तरफ नहीं, कैविटी के चारों तरफ, ठीक है। उसकी वजह से स्ट्रेंथ डेवलप होती है। तो देखो लैक्यूनेट थिकनिंग को यानी थिकनिंग ऑन बॉर्डर्स ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस, आप एग्जांपल याद कर सकते हो स्टेम ऑफ कैलोट्रॉपिस, ठीक है ना, आंख जिसको बोलते हो ना, आंख को इंग्लिश में बोलते हैं कैलोट्रॉपिस, बायो में बोलते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे इस तरीके से 3 टाइप के कोलेनकाइमा टिश्यूज आपको अच्छे से कर लेने हैं, क्लियर। आज का लेक्चर थोड़ा लेंदी हो गया है, ठीक है ना, तो स्क्लेरेनकाइमा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में स्क्लेरेनकाइमा करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके एपिडर्मल टिश्यूज और जाइलम और फ्लोएम कंप्लीट करवा दें, ठीक है तो बहुत मुश्किल, बट फिर भी कोशिश करेंगे आपका जाइलम फ्लोएम जो है वो भी इसी के साथ करवा दें, तो वहाँ जाके हमारे प्लांट टिश्यू कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर।